नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और आप देख रहे होंगे आज एक नई कैप पहना हुआ हूँ। तो आज मेरे लिए कुछ स्पेशल डे है, इसीलिए मैं ये कैप पहना हुआ हूँ। आज मैं अपनी हुडी भी पहना हुआ हूँ, साथ में ये शेर खान साहब का कप मैं यूज़ करता ही हूँ रोज़। तो आप लोग गेस करें, बहुत स्पेशल डे है मेरे लिए। एनीवे, कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, जो कहानी का पार्ट 2 था, जो टाइगर था D2, जिसकी मैंने पिछले वाले वीडियो में स्टोरी डाली थी, उसके पार्ट 2 पे आ रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि जो थोड़ा स्टबन टाइप के D2 यानी स्टबन टाइप के टाइगर्स होते हैं, वो उनकी जो बिहेवियर में चेंज आने से वो कितने डेंजरस होते जाते हैं। ये फरवरी 1985 की बात है। इंग्लैंड के एक ऑर्निथोलॉजिस्ट यानी जो बर्ड एक्सपर्ट होते हैं, वो दिल्ली आए और उनके साथ एक पूरी टीम थी। उनका नाम था डेविड हंट। और डेविड हंट साहब के साथ पूरी दिल्ली की एक टीम थी, जिन्होंने ये तय किया कि कॉर्बेट जाएंगे और कॉर्बेट में बर्ड वॉचिंग करेंगे। तो ये लोग सब बर्ड वॉचर्स थे। इनका बेसिक काम ये वाइल्ड एनिमल्स के बहुत ज़्यादा कीन नहीं थे, बट बर्ड वॉचर्स थे। और उन्होंने सुन रहा कहा, और क्योंकि ये फरवरी का महीना था, तो ये उनको पता लग गया था कि फरवरी के महीने में बर्ड्स कॉर्बेट में टिकाला जोन में बहुत आती है। तो इन लोगों ने प्लान बनाया, आए दुनिया की कोने कोने से बर्ड वॉचर्स एक टाइम पे अब भी आते होंगे। कॉर्बेट आते थे, टिकाला आते थे। बर्ड वॉचर्स की प्रायोरिटी अलग ही रहती है। उनका काम सिर्फ बर्ड्स को देखना, कहाँ पेड़ के ऊपर क्या बर्ड मिल रही है। और बड़े बड़े कैमरा लाते हैं वो लोग, उसकी वीडियो भी बनाते हैं, पिक्चर्स भी खींचते हैं। जो प्रोफेशनल्स होते हैं, उनको कहीं अच्छी साइटिंग मिल गई बर्ड की, तो फिर वो पता नहीं कितने $1000 में बेचते भी। बट उसके साथ साथ टाइगर भी साइटिंग एक फैसिनेशन सबकी रहती, बट इनकी ऐसी कीननेस नहीं थी। तो जब ये पूरी टीम आ गई टिकाला में, तो जो वहाँ के डायरेक्टर थे, तो इनको वहाँ पर जो लोकल लोग, जो टिकाला का जो फॉरेस्ट का स्टाफ था, उन्होंने कहा कि चिड़ीमार लोग आ गए। बर्ड वॉच उसको बोला जाता है, चिड़ीमार। कि जो ये लोकल जो को बुलाते हैं, तो ये डेविड हंट एंड कंपनी को वो लोग बोल रहे थे कि चिड़ीमार, तो चिड़ीमार लोग आ गए। एनीवे, टिकाला, दिल्ली से टिकाला कैंप पहुँचे। कैंपस में इर्द घूमे, जिस दिन आए खूब, कि उनकी क्यूरोसिटी होती है वॉचर्स जो है ना, कि इस पेड़ में भी कुछ हो सकता है, क्या मिल रहा है इस पेड़ में। कैंपस के इर्द आते ही वो लोग, पूरी टीम थी 22 लोगों की। तो तय ये हुआ, फिर नेचुरली जो फॉरेन नेशनल्स आए हैं, तो डायरेक्टर को इन्फॉर्मेशन मिल गई कि भाई इनको आप अच्छे से देखभाल करिए और अरेंजमेंट करिए इनकी बर्ड वॉचिंग के लिए। तो फिर यही तय हुआ कि भाई हाथियों से ये लोग टिकाला से निकलेंगे और फिर आगे जाके रामगंगा के बगल में जो ग्रासलैंड्स हैं, जिसको आप बोलते हो कांदा की तरफ जाएंगे। कांदा आप लोग मालूम है। फिर वहाँ इनको मिनी बस मिलेगी, उस मिनी बस पे चढ़ के ये फर्दर जाएंगे बर्ड वॉचिंग के लिए। कांदा, जैसे हम लोग सभी जानते हैं कि कांदा मैनीटर बहुत फेमस हुआ था, वो यही जोन है। और जिम कॉर्बेट साहब ने कांदा मैनीटर मारा था, ये सभी जानते हैं, किताब में भी है, कई चैनलों में भी इसके बारे में आया है। तो प्लान के मुताबिक मिनी बस पर बैठ के सब लोग निकले और थोड़ा घने जंगल की तरफ जाके, जो नॉर्थ साइड है आपका इसका नदी का, वहाँ पर ये लोग चले गए, क्योंकि वो ज़बरदस्त बर्ड वॉचिंग का एक जगह था। तो इनके साथ हरक सिंह आसवाल करके, जो वहाँ के बर्ड वॉचिंग के एक्सपर्ट थे, उनको पार्क डायरेक्टर ने दे दिया था कि इनको बढ़िया से बर्ड वॉचिंग कराइए, ले जाइए। तो मिनी बस का ग्रुप पूरा लेके जब चली
और हाथी वाले अपना जो है जहाँ वहाँ से छोड़ के वापस आ गए। तो उसी हाथी वाले में इश्तियाक भी एक हाथी वाला था। जो पार्ट वो मैंने बताया था कि जीप में जब वो फोटोग्राफर साहब गए थे, अंग्रेज साहब, तो उनके साथ गया था और ढीटू के साथ जो पानी के उस तरफ था, उसने जो है पानी यहाँ से स्प्लैश किया था और किस तरह वो ढीटू जो है इश्तियाक की तरफ पानी में ही लपका था। इत्तेफाक था कि जो डिस्टेंस थी, जीप का गेट खुला था, ये पहुँच गया ढीटू के पहुँचने के पहले। तो मिनी बस जब थोड़ा आगे गई, चलकर गाथिया राव की तरफ पहुंची, जो बर्ड वॉचर से उन्होंने एक बड़ा सा उल्लू देखा पेड़ के ऊपर। तो सब लोग अपना जो है बोले रुकिए रुकिए रुकिए, और बस से नीचे उतर गए और सब अपना जो फोटोज जो भी फोटोज लेना था, वीडियोज लेना था, वो लेने लगे। और फिर अगल बगल के पेड़ को भी वहीं देखते रहे। तो हरक साहब ने इनसे बोला था कि कोई भी बहुत दूर मत जाइए, क्योंकि हम लोग इस समय कोर टाइगर टेरिटरी में हैं। यहाँ बर्ड्स आपको ज़रूर दिखेंगी, ग्रासलैंड में भी देखिए, ऊपर पेड़ों पे भी देखिए, बट बेटर बी केयरफुल कि आप एक ग्रुप में रहें। तो आउल ने क्या किया, फोटोज तो शुरू में दी, फिर आउल एक पेड़ से दूसरे पेड़ में शिफ्ट हो गया। जब शिफ्ट हो गया तो ये लोग फिर गए थोड़ा आगे, बट वह जंगल घना होता जा रहा था, तो इनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि भाई कि जाए कि ना जाए। पर ये डेविड हंट साहब थे, ये दूसरे पेड़ पे जब बैठ गया, उसके बाद कुछ फोटोज वोटोज लेके बाकी लोग आके मिनी बस के अंदर बैठ गए, क्योंकि वो हरक सिंह जी ने बोला था कि सेफ्टी वहीं है कि बस आप फोटो लीजिए, अंदर से ले पाइए या जहाँ हम रोके सब इकट्ठा रहिए वहाँ से लीजिए। तो अगर कोई भी बड़ा जानवर है, टाइगर जैसा जानवर यहाँ होगा, तो अटैक का चांस कम है। तो जूम वूम जो करते हैं, जूम करके को फोटो वोटो लिए, तब तक वो उड़ के तीसरे वाले पेड़ में काफ़ी अंदर चला गया। तो जब वो अंदर चला गया तो 2 मेंबर रह गए, सब मेंबर तो जाके बस में बैठ गए, 2 मेंबर रह गए जो इनके साथ आउल को देखने आगे पहुंचे। तो डेविड हंट और 2 मेंबर जब वहाँ पहुंचे तो उन्होंने कुछ फोटोग्राफ्स और ली, और उसने तब तक उड़कर तीसरे में चला गया। जब तीसरे पे चला गया ना, वहाँ पर तो वो जो दोनों साथ में गए थे वो भी डर के मारे वापस आ गए, और डेविड हंट को भी बोल रहे थे कि आप भी चलिए, अभी अंदर जाना ठीक नहीं है। और ये हरक साहब बाकी जो सैलानी आए थे, फोटोग्राफर्स आए थे, उनके साथ बस की से में आ ही गए थे। तो बस जब फोटोग्राफर्स आगे चढ़ते चढ़ते चल रहे गए, जंगल की तरफ चले गए, तो ये जितने बस में बैठे हुए साथी लोग थे ग्रुप के, इनको चिंता होने लगी, क्योंकि वहाँ जंगल काफ़ी घना दिख रहा था और ये लोग काफ़ी आगे चले गए, और वो कोर टाइगर टेरिटरी थी। तो ये दोनों जो बाकी लोग गए थे वो भी डर के मारे आ गए। अब डेविड हंट साहब अपने कैमरे की धुन में, बर्ड वॉचिंग की धुन में आगे निकलते चले गए, और ये लोग आके बैठ गए। जब थोड़ा इंतज़ार करने के बाद डेविड हंट साहब नहीं आए, अब जंगल के अंदर अगर कोई व्हीकल गई हुई है तो हॉर्न भी नहीं दे सकते, वो प्रोहिबिटेड होता है। तो हरक सिंह के साहब के पास गन थी, इन्होंने बोला आप लोग बैठिए, बहुत देर हो गई है, लौट के नहीं आए, मेरे को चेक करने दीजिए। ये उतरे, शक तो हो गया था कि कुछ गड़बड़ लग रहा है। उतरे और वहाँ चल के पहुँचने लगे, तो एक ऊपर जाके देखा कि एक टीला नुमा है। टीला नुमा में जब ये पहुँचे और खड़े हुए, सामने देखते हैं कि ढीटू डेविड हंट की बॉडी के साथ बैठा हुआ। तो आप समझ लीजिए कि कितना चालाक किस्म का टाइगर होगा। वैसे तो आवाज़ ग्राउल आउल करता, जंगल में जो है ग्राउल घुटती है। डेविड हंट मेरे ख्याल उस टीले से चढ़ के नीचे उतर ही रहे होंगे, वही आउल का या और कोई चिड़िया देखी होगी उसको देखते हुए, और ये कहीं पर घात लगा के बैठा होगा। बस सूंघने की शक्ति इनकी होती है, इन्होंने सूंघ तो लिया होगा कि कुछ इंसान आए हुए हैं, सब सुन लिया होगा कि इंजन की आवाज़ आई है। अब ये इंतज़ार कर रहा होगा कि इस साइड कोई आ जाए तो मैं लपकूँ या फिर मैं उधर जाके कहीं घात लगाऊँ। इत्तेफाक से डेविड हंट साहब उसके शिकार हो गए और ये मरे पड़े हुए थे। हरक साहब ने जब उसको देखा तो जैसा तरीका होता है धीरे धीरे पीछे आए
पीछे वहाँ से फिर जो दौड़ लगा के आके बस में बैठे, बस में आए और बहुत नर्वस थे, बहुत डरे हुए थे हैं। तो वहाँ से आके फिर उन्होंने अपने ग्रुप वालों को ये बैड न्यूज़ दी कि डेविड साहब को टाइगर ने मार दिया है और मैं अभी उनकी बॉडी देख के आ रहा हूँ। तो जब रिच से उन्होंने ये बताया, जब मैं रिच से यानी वो जो टीले से नीचे उतर रहे थे ना, वो लो ग्राउल देना उसने चालू कर दिया था, वार्निंग ग्राउल थी वो कि अब तुम चले जाओ, ये मेरा शिकार है, आप यहाँ से निकल लीजिए, नहीं तो आपको भी खतरा हो सकता है कि 4 कदम अगर हरक सिंह और आगे जाते तो उनके ऊपर भी लपकता। तो ये तो तय हो गया था कि जिस तरह के सिम्टम्स ढीटू दिखा रहा था, ये मैन ईटर की तरफ से कि ये ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट वाला जानवर हो गया है। तो अपना आए, पीछे बैठ के सब जब बताने लगे तो लोग इतने नर्वस हो गए कि बोले कि अब यहाँ रुकने का वो नहीं है, जल्दी से चलिए, हम तो नहीं रुकना चाहते। हरक सिंह साहब यही सोच रहे थे कि ये फॉरेन नेशनल और किलिंग हो चुकी है, खबर मैंने दे दी है, और जाते जाते जब मैं वहां पर खबर दूंगा डिकाला में तो तहलका मच जाएगा। तो उसने बोला सबसे पहले तो यहाँ से बस निकालो और डिकाला पहुंचो। तो वहां से बस को डिकाला के लिए निकाल लिया गया, चले गए, वहां पहुंचे। जब खबर मिली, ये सब इतने नर्वस थे कि सब अपने अपने रूम्स में जाके बैठ गए और फिर ये तय हुआ कि क्या किया जाए। पार्क डायरेक्टर भी थे वहीं पर, उनको बताई गई सब बातें कि उनकी बॉडी को कैसे रिट्रीव किया जाए, वापस कैसे लाया जाए। उन्होंने ऑर्डर दिए, क्योंकि मैटर एक ब्रिटिश नेशनल का था जो अब नहीं रहा था, जिसको एक टाइगर ने मार दिया था, ढीटू ने। और ढीटू का जो इतनी पॉपुलरिटी थी ना उसकी, तो कोई जो फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट के लोग थे वो बहुत ज़्यादा सीरियसली शुरू में ले नहीं रहे थे, बट ये जो डेविड को मार दिया, ये मैटर था बहुत सीरियस, और इसमें सीरियस डिप्लोमेटिक इश्यूज भी आ सकते थे। तो ये डायरेक्टर साहब बहुत चिंता में हो गए कि क्या करें क्या ना करें। तो यही हुआ कि सबसे पहले काम है बचाओ, रेस्क्यू करो उसको। तो पार्टी जी थी, उसमें डायरेक्टर साहब, डिप्टी डायरेक्टर, रेंज ऑफिसर, हरक सिंह और स्टाफ मेंबर्स गए हाथियों से। उसके बाद निकलने के बाद पार्क डायरेक्टर ने पूरे ब्रिटिश ग्रुप को एक लिखित लेटर लिया, ये जो डेथ हुई है डेविड हंट साहब की, ये उनकी निग्लिजेंस की वजह से हुई, उनकी लापरवाही की वजह से हुई है। जब उनको मना कर रहे थे सब लोग कि और आगे मत जाइए, ये बर्ड वॉचिंग के चक्कर में आगे घने जंगल में चले गए, और ये अनफॉर्चुनेट हादसा हो गया जिसमें ढीटू ने उनको मार दिया। तो सब डरे हुए थे, सबने लिखित में दे दिया। फिर लिखित में दिया तो फिर वहाँ से टीम निकली, 6 हाथी गए थे उसको रेस्ट करूँ। मुझको मालूम था कि एक शेर से उसके शिकार को निकालना कितना मुश्किल काम होता है जंगल के अंदर। जब पहुंचे तो ढीटू बैठा हुआ था, और जैसे हाथियों को अप्रोच करते हुए अपनी तरफ देखा इसने, तो घर गुस्से का ग्राउल जो होता है कि पास मत आओ। 6 हाथियों से भी वो घबराया नहीं, इसीलिए वो ढीटू था। बट कुछ ना कुछ तो करना था। तब इन लोगों ने थोड़ा सा हल्ला चालू किया। फिर प्लान हुआ था कि नहीं हटेगा तो फिर हम लोग एयर में फायर करेंगे। बट जैसे 4 हाथी इसके तरफ बढ़ाए एकदम से, तो ये थोड़ा सा बॉडी से दूर जाके बैठ गया, बट गुर्राना इसने काम नहीं किया। तो तय ये हुआ कि इनको 4 हाथी घेर के रखेंगे बॉडी के इर्द गिर्द, और 2 हाथी जो है ढीटू की तरफ जाएंगे और उसको थोड़ा पीछे ढकेलेंगे। इन केस वो अटैकिंग मोड में आया और अटैक किया तो एक फर्स्ट डिफेंस ऑफ लाइन वो 2 हाथी होंगे, फिर पीछे वो 4। तब तक कोई हाथी में से एक बंदा उतरेगा और एक फटाफट उनको ऊपर लाएगा हाथी के, और फिर कपड़े से लपेट के डिकाला वापस ले जाएंगे। फिर ऐसे ही हुआ। ढीटू ने भी देखा कि काफ़ी लोग थे, तो टाइगर्स थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, हाथी थे, और ऊपर उसके हाथ से उसका जो था निवाला निकल रहा था। काफ़ी पार्टी बॉडी का पार्ट उसने खा लिया था उस दौरान, जब तक ये पार्टी आई थी।
थाई काफ़ी खा लिया था और भी कुछ पार्ट्स थे जो खा लिए थे, बट फिर भी बॉडी इंटैक्ट थी उनकी। बाकी सर आगे सीना ये सब एरिया इंटैक्ट था। और वही था जो तरीका था, उनकी गर्दन टूटी हुई थी, पीछे से अटैक किया होगा और मारा होगा। और इस जानवर की इतनी ताकत होती है ना, और इतना वेट होता है, वो तो बड़ा था, एडल्ट फोल्ड लाइक एकदम बिग साइज टाइगर। और जब वो कूदा होगा तो सोचिए कि क्या हालत हो जाती है। अब आप ड्यूटी से शिकार निकालने के मतलब, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि जिनके घर में बिल्लियाँ पली रहती है ना, कभी आपके घर में वो बिल्ली ने चूहा पकड़ लिया या कोई शिकार ऐसा पकड़ लिया, आप जरा उस शिकार को निकालने की कोशिश करिए, फिर उसका आप टेम्परामेंट एंड अप्रोच देखिए कैसा होता है। वो तुरंत गुर्रा के दांत पार करके आपको वार्न करेगी कि ये मेरा शिकार है, इससे लो मत। तो इतने बड़े टाइगर से उसको निकाल के लाने का काम बहुत कमेंडेबल था जो फॉरेस्टर्स ने किया, निकाल के लाए। स्ट्रैटेजी उनकी काम आई कि बॉडी को जो है 4 हाथियों से घेर लेंगे, 2 हाथी उसको पुश बैक करेंगे D2 को, और तब तक तुरंत काम कर दिया जाता है ये काम। ऐसा ही हुआ और उसको लेके वापस आ गया। कुछ लोगों ने मेरे से बोला था कि आप जो है एक हैं कोई चड्ढा साहब करके, वो मेरे को 2 बार बोल चुके हैं। मैं उनको चड्ढा साहब पे दिखाना चाहता हूँ, ये मेरा रजिस्टर है, मैं इस तरह लिखता हूँ, अपने आप होमवर्क करता हूँ, रिहर्स करता हूँ स्टोरी को। लिखता इसलिए हूँ कि अगर मैं कोई बहुत इम्पोर्टेंट कंटेंट स्टोरी का मिस कर रहा हूँ, मेरे को तुरंत पता जाता। तो फिर जब D2 को ये लोग लेके आ गए और फिर ये हुआ कि अब क्या किया जाए। पूरा जो टूरिस्ट का ग्रुप था वो बहुत भयभीत था, तो इनको अब रखना जरूरी था कि उस रात तो ठिकाना ही रहना है। तो तय ये हुआ कि एक टीन का शेड था, उसके नीचे इनकी बॉडी रखी जाए, और जितना स्टाफ था रात को वहाँ पर बॉनफायर, क्योंकि फरवरी का महीना था, बॉनफायर आग 2-3 जगह चला के बैठेगा और उनकी बॉडी की रखवाली करेगा। नेक्स्ट डे जो भी प्रोसीजर होगी उसको फॉलो की जाएगी। उसको शूट भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो फॉरेस्ट का प्रोसीजर था मैन ईटर डिक्लेयर करने का, वो तभी होता है, मैंने इससे पहले भी बताया, जब तक एक जानवर 2 शिकार ना कर ले। और क्योंकि 2 शिकार हुआ नहीं था तो इसको आप मैन ईटर डिक्लेयर भी नहीं कर सकते थे। जो उनकी बॉडी आ गई, उसके बाद फॉरेस्टर स्टाफ ने उन्हें दिल्ली भेजने का तय किया कि उसको ले जाने की प्रक्रिया कैसी होगी। तो और ब्रिटिश हाई कमीशन को, जब बाहर का आदमी मारा जाता है तो तमाम प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। ब्रिटिश हाई कमीशन को ने बॉडी को कॉर्बेट से दिल्ली लाने का इंतज़ाम किया, जो करीब 250 किलोमीटर दूर है। डेविड हंट साहब को फिर दिल्ली में ही क्रीमेट किया गया, दफनाया गया, और उनकी जो एशेस थी वो इंग्लैंड भेजी गई हवाई जहाज़ से, जहाँ भी वो रहते, ताकि वहाँ पर वो स्प्रेड करें या उनकी फैमिली वाले को दे दे। बट ये पूरा केस को जानकर ये तय हो गया, और इस केस से तहलका हो गया, दिल्ली की गलियारों तक की तहलका हो गया था कि इतना खूबसूरत जानवर जिसकी इतनी तारीफ होती रहती थी ऐसा हो गया है। बट जो इश्तियाक और फॉरेस्टर्स थे उनका 100% मानना था कि D2 जिस एरिया में रह रहा था वहाँ वन गुजरों का आना जाना बहुत रहता था। रात रात को वो भैंसे और गैयाँ चराने आते थे, और वन गुजर जो है ना उस टाइम पे, अब तो शायद नहीं है उस एरिया में, डिकाला में, इनको शायद और कहीं सेटल कर दिया गया है। तो रात रात चरवाने लाते थे, और 1-2 वन गुजरों को इस D2 ने मारा भी होगा, और वो वन गुजरों ने रिपोर्ट नहीं की, क्योंकि फिर पुलिस का सब केस हो जाता, तो उसमें नहीं पढ़ना चाहते होंगे। बट जिस तरह का टेम्परामेंट हुआ था, पहला जब पानी में गया था उस फॉरेनर को, फोटोग्राफर को लेके, तब जिस तरह वो लपका था इश्तियाक की तरफ, दूसरा ये डेविड हंट साहब को मारना है, तो वन गुजरों का भी जो अंदर के, देखिए हमने आपको बताया कि फॉरेस्ट वालों को बहुत सी चीज़ मालूम होती है, बहुत सी चीज़ बाहर निकल के आती है। अब आज तो खैर, अब 85 की बात आप सोचिए, और आज तो सोशल मीडिया का टाइम है।
एक जगह भी खबर हो गई कि इंटरनल कोई स्टाफर को पता लग गया, उसने मोबाइल में फ़ोटो खींच के डाल दी, उस दुनिया को पता लग गया। बट पहले तो नहीं था ना, तो ये बात दबती थी। और गुजर अपने जो है बॉडी को उठा के ले आते थे, जो भी उनका था दफनाना था, जलाना था, वो करते थे। ये एक बहुत ही ब्रेव कौम थी वन गुजर, इसीलिए वो जंगलों के बीच बीच रहते थे। और उनके भैंसे जो थे ना, वो एक्सपर्ट थे टाइगर्स को, अपने टाइगर्स के अटैक से अपने आप को बचाने के लिए वो इंसर्कल कर लेते थे, एक गोला बना लेते थे। जैसे ही टाइगर आसपास आता था और फिर अपना क्या कहते हैं सींग लेके उसकी तरफ लपकते थे। तो टाइगर्स भी इंजरी से डरते हैं कि अगर इंजर्ड हो जाएंगे और एक बड़ा जानवर भैंस जैसा जानवर उसको इंजर्ड कर देगा तो वो फिर शिकार कहाँ से करेगा। फिर ऐसे ही केस में ये मैन ईटर जल्दी होते हैं, जब इंजरी रहती है तो फिर जानवरों को पकड़ नहीं पाएंगे, फिर ये इंसानों की तरफ लपकते हैं। और दुर्भाग्य ये रहता है कि अगर एक जंगल में मैन ईटर है तो डर गाड़ी वालों को नहीं रहता है, सैलानी जो आते हैं सफारिश करने उनको नहीं रहता। मैं हमेशा बोलता हूँ कि खतरा रहता है जो वहाँ के फॉरेस्टर्स ड्यूटी करते हैं, ऑन फुट चलते हैं, या जो टू व्हीलर वाले हैं जंगल की ड्यूटी करते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के। एक बार मैन ईटर बन जाता है तो उसको ये तो समझ में आ जाता है टाइगर को कि ये बहुत जो जीव है ना, इंसान ही बड़ा कमज़ोर है, ये रेसिस्ट भी नहीं करता, ये अपने आप को ऐसे गिव अप करता था। आउट ऑफ 1000 2 लोग होंगे अगर अटैक हुए हैं कि जो टाइगर अटैक को रेसिस्ट करते होंगे या कुछ बचने की कोशिश करते होंगे। बाकी तो पीछे से घात लगा के वो अटैक कर रहा है, और इतना बड़ा वेट और उसका पावर, उसके मसल पावर, उसके दांत और उसकी आवाज़ दहाड़ती हुई, इतना ही बहुत होता है एक इंसान के लिए। तो ये एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्टोरी थी एक फॉरेन नेशनल की। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने फिर इन्वेस्टिगेशन पड़ताल की पगमार्क्स के उसमें, और इस बात को ढकने की भी कोशिश, क्योंकि उसी एरिया में एक टाइग्रेस थी जो वो घूमा करती थी। तो क्योंकि ढीटू इनका बहुत फेवरेट था, सब ने देख तो लिया था, जो स्टाफ वाले गए थे सब ने देख लिया था कि ये ढीटू का ही काम है। जब भगा रहे थे उसको बॉडी के पास से तब भी देख लिया था। उसको शक की वजह से मैन ईटर होने का छुटकारा मिल गया। शक ये था कि हो सकता है वो टाइग्रेस ने मारा है, ये डिक्लेयर किया गया फॉरेस्टर्स के थ्रू। और जो गाइडलाइंस होती हैं फॉरेस्ट की, उसके हिसाब से जो भी उनकी कार्रवाई थी फिर उसमें उन्होंने करी। बट ढीटू इस पहले अटैक से बच गया कि उसको मैन ईटर डिक्लेयर कर दे। अगर मैन ईटर एक टाइगर डिक्लेयर हो जाता था उस ज़माने में तो उसको या तो फिर आप कैप्चर करते थे जैसे शेरू को किया था, फिर कानपुर ज़ू भेज दिया गया था, वैसे ही ढीटू को भी कैप्चर करते। तो क्योंकि वो बात पहला केस था उसका जो ऑफिशियली बाहर आया था, गुर्जरों की बात तो किसको मालूम ही नहीं थी क्योंकि वो डिक्लेयर ही नहीं हुआ था कि वो मरे, उन्होंने रिपोर्ट भी नहीं की थी उसकी। और ढीटू एक फेवरेट, ऑफिशियल्स का भी फेवरेट था, सैलानी जो आते थे उनका भी फेवरेट था, डेयरिंग था, इसीलिए हम उसका ढीटू दिया था। और स्टार अट्रैक्शन जिसको बोलते हैं वो टाइगर स्टार अट्रैक्शन था, डिकाला था कॉर्बेट का, लोग उसके नाम से उसको जानते हैं। जो पुराने स्टाफ आज जिंदा होंगे वो ढीटू को जरूर जानते हो कि उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनती थी। समझ लीजिए कि लोग आते थे और बेट, एक भैंस का बच्चा जो है बांधा जाता था बेट के रूप में, और ऊपर से मचान में बैठ के लोग जो है डॉक्यूमेंट्री फॉरेस्ट वाले उसको बनवाए। तो वो इतना फेमस टाइगर था, उसकी खूबसूरती इतनी थी, साइज़ इतना बड़ा था और स्टबन इतना था कि वो किसी से डरता ही नहीं था पास आने में, चाहे गाड़ी हो चाहे हाथी हो। तो ढीटू जितना शानदार टाइगर था वो उतना ही खतरनाक होता जा रहा था। जाने अनजाने में फॉरेस्ट वाले सब जानते थे कि जल्द जंगल के अंदर ढीटू द्वारा एक नया केस ज़रूर सामने आएगा। ये डर था उनके अंदर और वो उम्मीद कर रहे थे कि इस तरह की चीज़ ना हो, और इसी उम्मीद में वो बैठे थे कि भगवान करे कि ढीटू अब और कोई ह्यूमन किल्स ना करें ताकि उसको मैन ईटर डिक्लेयर करना पड़े।
2 किल्स हो गई तो आप उसको मैनेटर डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर वो पकड़ में नहीं आ रहा है, उस समय तो पिंजड़े ही था, तो पिंजड़े में पकड़ में नहीं आ रहा है, तब फिर जो ऑर्डर होता था, वो जो चीफ होते थे उनके कंजर्वेटर, चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, वो ऑर्डर देते थे शूट डाउन के लिए। तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात होती कि एक इतना शानदार शेर को शूट करना पड़ता। बट ये सिम्टम, जो स्टोरी की एक सीख है कि जो जानवर बहुत ज़्यादा नज़दीक इंसानों के आएंगे वो खतरा भी बनेंगे। आज के टाइम पे भी जो मैं बोल रहा हूँ कि 3-3, 4-4 जनरेशन जीप के पहियों के बीच में रही हैं उस फॉरेस्ट के अंदर, तो इंसानों को तो वो बचपन से देखते आई हैं, तो उनके अंदर का डर तो ख़त्म हो गया। इसीलिए इतने फ्रीक्वेंट अटैक्स हो रहे हैं ह्यूमन बींग्स के ऊपर। तो ये पार्ट 2 था D2 का। उम्मीद करता हूँ बहुत ख़राब स्टोरी है, क्योंकि इसमें किलिंग हुई है, वो भी फॉरेन नेशनल की हुई। बट क्योंकि वो लेटर लिखवा दिया गया था जिसमें नेग्लिजेंस जो थी उनकी खुद की थी, उनको मना किया गया था आगे जाने को, बट वो एक्साइटमेंट में आगे चलते गए और फिर कुछ शिकार हो गए। तो उम्मीद करता हूँ कि बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको प्लीज़, मेरे को वही लोग बोलते हैं कि साहब आप इतनी अच्छी स्टोरीज बोलते हो। मैंने कहा कि मेरा काम है स्टोरी बोलना, उसका क्या नतीजा निकलना है ये लोगों के ऊपर है, और मैं किसी जल्दबाजी में भी नहीं हूँ। मैंने बताया था कि एक रिपोर्टर साहब का मेरे पास फ़ोन आया था, बोला था कि अभिजीत आपके कंटेंट्स इतने ज़बरदस्त हैं कि आप जल्दबाजी करिएगा भी नहीं, और अभी आपको यूट्यूब ज्वाइन किए हुए चंद महीने हुए, आपके पास बहुत स्टोरीज़ है, मैंने सुना है अपनी पर्सनल, अपने जब मैं कैंप पे रहा हूँ इतने साल, तो बट नेचुरल है कि हर महीने में 2-3 किस्से होते थे, सुनाई देते थे, तो वो कंटेंट्स रहेंगे। अभी मैं जब वापस आ गया हूँ वाइल्ड लाइफ में, अपना यूट्यूब चैनल मैंने खोल दिया, तो धीरे धीरे वो स्टोरीज मैं अब लोड कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी तो आप कमेंट जरूर करिए कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी, तो मेरे को ये पता लगेगा कि भाई मैं शेरों को दिखाने वाला हूँ तो नहीं। अभी मैंने आपको वो दिखाया था, मेरा जो सबसे फेवरेट टाइगर है किशनपुर, मैं काफ़ी गया हूँ, कई बार तो नहीं कर पाया हूँ साइटिंग, बट मेरा जो वहाँ का गाइड है ना, वो मेरे को बहुत हेल्प करता है। बिल्कुल उसने पागल कर दिया मेरे को, फ़ोटो भेज के। 15 तारीख से पार्क खुला है, वो इतने फ़ोटो भेज रहा है, वो बोल रहा है कि सर आइए, हम लोग बड़ा डिसअपॉइंटेड है कि आपको दिखा नहीं पाए, बट ये जो मैंने एक वीडियो डाला है, थंडर, किंग थंडर है, मैं उसको बिग थंडर बोलता हूँ। बहुत खूबसूरत मेल है और बड़ा मेल है, डेंजरस मेल है। यही मीटिंग टाइम पे एक एरिया कब्जाने के लिए थंडर ने एक टाइग्रेस के 2 बच्चे मार भी दिए, ताकि वो टाइग्रेस, अगर बच्चे रहेंगे तो वो हीट में नहीं रहेगी। बच्चे उसको मार दिए थे और फिर वो हीट में हुई थी, फिर उसके साथ रही कुछ टाइम। तो उम्मीद है आप लोग जो है अच्छा रिस्पांस देंगे, सब्सक्राइब करेंगे। कल भी मैं गया था, अपना पैर जो मेरा थोड़ा खिंचा उसको दिखाने के लिए, तो डॉक्टर साहब को जब पता लगा वो तो एक्साइटेड हो गए, उसी समय सब उन्होंने खोल के सब्सक्राइब किया और बोले कि जब भी खाली टाइम होगा मैं आपको देखूंगा ज़रूर, क्योंकि आप स्पोर्ट्समैन हैं, आपको पता लगता है कि अगर आप जंगल में रहे होंगे तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई होंगी जो आप डिस्क्राइब करते हो और आप बोलते हो, जिस तरह, जिससे पता लग जाता है कि आपकी जो है स्टोरी टेलिंग अच्छी ही होगी। उम्मीद करता हूँ आप लोग को भी अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब भी करिए और अपने व्यूज़ भी डालिए, और ख़ासकर कमेंट्स भी डालिए। कमेंट से ये पता लगता है कि लोग स्टोरी को कितना पसंद करते हैं। ये रियल लाइफ स्टोरी है। आज भी शायद टिकाला के आर्काइव्स में चले जाएंगे तो इसके बारे में पता लग जाए। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग हेल्दी रहिए और तगड़े से रहिए। ठीक है, थैंक यू।